हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है माओवाद यानी कि माओइज्म। एक विचारधारा है, लेकिन ये विचारधारा किस कंट्री की विचारधारा है, कहाँ से ये ओरिजिन होता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है और कौन इसको लीड करता है, इसके नेतृत्व कौन करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्लास आपकी होने वाली है। जैसे कि थंबनेल से और टाइटल से आपने ये पहचान ही लिया होगा कि हम किस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, या आगे आने वाले जो भी 2-3 लेक्चर होंगे वो किस कंट्री के बारे में होंगे। डेफिनेटली हम चाइना के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो माओवाद से स्टार्टिंग होती है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने एक और आइडियोलॉजी की बात की थी, कन्फ्यूशनवाद की बात की थी। डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपकी क्लियर आउट हो चुकी होंगी। नहीं देखा तो जाकर के चेकआउट कर लेना, देख लेना। वीडियो के एंड में मैं शो कर दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को स्क्रॉल करते हो, देखते हो, तो आप डेफिनेटली एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें सारे लेक्चर्स प्रोवाइडेड हो। जैसे कि आप सभी को पता है, इसके पूरे पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सीधे सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम हमारा चैनल है, ठीक है। तो ढूंढने में भी ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, माओ जो है, माओवाद ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में भी सारी बातें करेंगे। तो माओ जो है वो चीनी क्रांति यानी चाइना में जो रिवोल्यूशन हुआ वहाँ में, और जो भी राजनीतिक विचारक है, साम्यवादी दल, उनके सबसे बड़ा नेता थे, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सक्सेसफुल रही। क्योंकि देखिए, हर कंट्री में कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन ज़रूर हुआ है। तो उसमें माओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना से अपनी मृत्यु तक चीन का नेतृत्व किया। यानी कि चीन को डेमोक्रेटेड चीन बनाने से लेकर के, और मतलब एट लास्ट तक माओ ने चीन के लिए अपना योगदान दिया। मार्क्सवादी लेनिनवादी जो विचारधारा है, मार्क्सिस्ट और लेनिनिज्म जो आइडियोलॉजी है, उसको सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने सिद्धांत को जन्म दिया, और माओवाद के नाम से जो आज जाना जाता है। यानी कि माओवाद की जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है माओवाद, इसमें आपको दो आइडियोलॉजी देखने को मिलती है, थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलती है, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। वो इसलिए क्योंकि इसी विचारधारा को, इन दो विचारधाराओं को से ही ये माओवादी जो विचारधारा है ये निकली है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माओइज्म, यानी कि माओवाद का इतिहास कैसा रहा। वर्तमान में कुछ लोग माओ को एक विवादास्पद, यानी कि बहुत ही आर्गुमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या बहुत कंट्रोवर्शियल जो पर्सन है, उस व्यक्ति के रूप में उसको देखते हैं। लेकिन चीन में वो राज्य के रूप में एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा और देश रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से इकोनॉमिक सेक्टर, टेक्नोलॉजी और कल्चर आदि के डेवलपमेंट के साथ देश को विश्व में प्रमुख शक्तियों के रूप में ला करके खड़ा कर दिया, और मुख्य भूमिका निभाई। वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में भी गिने जाते हैं। तो माओ हम कह सकते हैं कि पूरी जो आज चाइना आपको दिखता है, या फिर चाइना के डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जानते जाता है, वो माओ को जाता है, यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ने के बाद। लेकिन कुछ बातें इसके विपरीत भी सुनने में आती है। मतलब ये सुनने में ये भी आता है कि माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक जो भी क्रांतियाँ हुई हैं उनमें नामक जो भी सामाजिक, राजनीतिक जो भी प्रोग्राम हुए, उनकी वजह से देश में काफ़ी गंभीर मतलब अकाल पड़ गए हैं। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया गया, तो उस प्रोग्राम के दौरान करोड़ों जो चीनी हैं वो लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि उनके विचारों में चीनी समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति को बहुत हानि पहुंचाई, यानी कि ऐसा कहा जाता है। अगर बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के, तो माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 में हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में हुआ, और उनके पिता एक गरीब किसान थे, जो आगे चलकर एक धनी कृषक और गेहूं के व्यापारी बने। और 8 साल की उम्र में ही माओ ने अपने गांव की प्राइमरी पाठशाला में अपना जो भी प्राइमरी स्कूल होता है जो गांव में, वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। और लेकिन 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार के खेत पर काम करने की वजह से उसने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन बाद में खेती छोड़कर वे हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में माध्यमिक विद्यालय, यानी कि जो मिडिल जो स्कूल्स होते हैं, जो 5th से स्टार्टिंग होते हैं, उनमें पढ़ने के लिए वो वहाँ पे गए। जिन्हाई क्रांति के समय माओ ने हुनान के स्थानीय रेजिमेंट में भर्ती होकर क्रांतिकारियों की तरफ से भी लड़ाई में भाग लिया। और
राजशाही को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई। चिंग राजवंश के सत्ता पर बैठने पर वे सेना को छोड़ करके फिर से विद्यालय आ गई, यानी कि बीच में उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में भी काम किया, लेकिन फिर से बीच में अपना जिस लीडर को वो बैठाना चाहते थे उस लीडर को उन्होंने बैठा दिया, जिसका नाम चिंग राजवंश से वो बिलोंग करते थे। उसके बाद फिर से अपनी जो स्टडी थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी। बाद में माओ से तुंग, ये इसका पूरा नाम है, माओ से तंग ने चांग काई शेक की फौज को हराकर 1949 में, यानी कि 1949 में चीन की मुख्य भूमिका में साम्यवादी शासन की स्थापना की, यानी कि कम्युनिस्ट जो शासन है, जो सिस्टम है, वो वहीं से स्टार्ट होता है। जब से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया गया, इस शासन को स्टैब्लिश किया गया, तो कंप्लीटली जो राजकाज है वो बहुत ही ज़्यादा गुपचुप तरीके से चलता रहा है। बाहर की दुनिया को उसके बारे में कोई खबर नहीं होती है। सच कहा जाए तो बाहर की दुनिया में ना तो माओ से तुंग के बारे में कभी कोई खबर मिली और न ही उनके बारे में सत्ता संभालने वाले देंग शियागोपिंग के बारे में। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी सीक्रेट रखी गई। 1976 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद देंग एक अत्यंत ही ताकतवर नेता बन करके उभरते हैं। और 1978 आते आते उन्होंने चीन का प्रशासन अपनी मजबूत हाथों में ले लिया। यानी कि जब तक माओ त्से तंग तुंग थे उन्होंने क्रांतिकारी की, उन्होंने मतलब क्रांतिकारी प्रोग्राम चलाए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की और चीन को एक लेवल से दूसरे लेवल पर तक लेकर के बहुत डेवलपमेंट के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन उनके जाने के बाद में एक अत्यंत ताकतवर जो नेता है वो वहाँ पर आते हैं और वो सारी की सारी जो चीन की पावर है वो अपने हाथों में ले लेते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि वो आर्थिक मामलों में पूरे चीन की जो है जो स्थिति है वो पलट देंगे या उसको डेवलप कर देंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, माओ वास्तव में मतलब ऐसा उनके बारे में देखा जाता है कि वो एक तानाशाह थे, एक डिप्लोमेट थे और इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनके विचारों से भिन्न विचार वाला हो या कोई उनके विचारों के अनुसार ना चले, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसा उनके लिए माना जाता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं माओवाद की विचारधारा क्या है। आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। वास्तव में माओवादी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में माओ त्से तुंग और उनके सहयोगियों की दूरदृष्टि, नीति, विचारधारा या राजनीतिक विचार है। यानी कि जो माओवाद है कंप्लीटली रूप से वो एक पार्टी की तरह काम करते हैं, एक दल, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, जिसमें जो भी मेंबर्स हैं उनकी दूरदृष्टि है, उसमें उनके राजनीतिक विचार हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली माओवाद कहा जाता है। उन्होंने क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया और जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में लागू किया जाता था। और माओ जेडोंग थॉट चीन में मुख्य क्रांतिकारी रूप में किसानों की वकालत करता है, क्योंकि औद्योगिक श्रमिक वर्ग की तुलना में देश में एक क्रांतिकारी वर्ग स्थापित करने के लिए अनुकूल है। तो कहीं न कहीं ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट से बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें कृषक वर्ग को भी बहुत ज़्यादा डेवलप करने के बारे में भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए। तो ये विचारधाराओं में जब आप इनके बहुत ज़्यादा डीपेस्ट विचारधाराओं को स्टडी करते हो, आइडियोलॉजी को पढ़ते हो, तो आपको डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इसमें लेनिनिज़्म भी है, इसमें मार्क्सिज़्म भी है और मिक्सअप है, ये माओवाद उनका मिक्सअप रूप है। अब थोड़े एलिमेंट्स को लेकर के बात कर लेते हैं कि माओवादी के घटक कौन से हैं, इनके फैक्टर्स कौन से हैं। माओवाद में फैक्टर, जो फैक्ट की बात है वो क्या है? पहला है कि जो समाजवाद केवल लोकप्रिय लोकतांत्रिक या साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। मतलब इनका ये स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें सोशलिज्म को अचीव करना है, अडॉप्ट करना है, तो जो डेमोक्रेटिक है, जो साम्राज्यवादी है, उनके विरुद्ध आंदोलन करना ही हमारे लिए एक सिंपल माध्यम है, जिसके आधार पर हम एक सोशलिज्म को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा शोषणकारी वर्ग के खिलाफ बहुमत द्वारा क्रांतिकारी संघर्ष केवल विद्रोह या गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो उनका ये भी मानना था कि अगर हम शोषणकारी वर्ग है जो बहुत ही ह्यूमिलेट करता है वहाँ के सिटीजन को, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट करता है, तो उनके विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ गुरिल्ला युद्ध ही सक्सेसफुल है और इसी के माध्यम से हम उनको हरा सकते हैं। तीसरे थे कि पार्टी और लोगों को कभी भी नीति या क्रांति के माध्यम से अलग नहीं होना चाहिए और एक क्रांति सफल होने के लिए जनता को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी तभी सक्सेसफुल है, वो तभी अपने टारगेट को अचीव कर सकती है जब लोग, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो भी विचार है वो पार्टी के साथ होने चाहिए, वो उनसे अलग नहीं होने चाहिए, तभी वो सफल है। उन्होंने बताया कि उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट माओवाद का और ये एक आइडियोलॉजी है और किस किस तरीके से डेवलप हुई, कैसे माओ त्से तुंग जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो एक नेता के रूप में उभरे। चीन में सबसे पहले जो क्रांतिकारी नेता है वो माओ त्से तुंग थे। अब इनके बारे में कितनी सच्चाई है कि इनकी विचारधारा जो हम पढ़ रहे हैं इससे कितना ज़्यादा रिलेट है, क्या वो सच में ये क्रिटिसाइज़
पर्सनैलिटी थी, वहाँ के लोग उनको कितना पसंद करती है, डीपेस्ट स्टडी है कि कोई इस पे रिसर्च करके आया है, ठीक है। लेकिन हाल-फिलहाल में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो था एक माओवाद यानी कि एक विचारधारा के रूप में जो भी जिसमें लेनिनवाद, मार्क्सवाद की झलक मिलती है और इसी से निकलता है माओवाद। बाकी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो माओइज़्म एक आइडियोलॉजी है, कहाँ से इसका उद्भव होता है, कहाँ से डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है? क्योंकि माओवाद को सबसे टॉप पर ले जाने वाले जो माओ त्से तुंग थे, उनकी विचारधारा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना आप कहाँ से इसको अटेंड कर रहे हैं, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम कहाँ है, आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है? और उसके साथ-साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।